नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल का मेरा ये आज का तीसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है। अब तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल का इलाज किस तरीके से किया जाता है। कई लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है कि जो लोगों को सेरिब्रोवैस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी कि हृदय की नाड़ियों की या मस्तिष्क की नाड़ियों की बीमारी है और उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। दूसरा ग्रुप जो है जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनको रिस्क फैक्टर है कि आगे जाके इनको ये बीमारियां हो सकती है। और तीसरा ग्रुप वो है जिनका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है और उन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो हम एक एक करके ये ग्रुप देखेंगे और उसका इलाज क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला ग्रुप वो है जिनको मस्तिष्क की बीमारी, नाड़ियों की बीमारी हो या हृदय के नाड़ियों की बीमारी हो और उनका कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उन्हें दवाइयाँ लेना अनिवार्य है। इन दवाइयों को हम स्टैटिन्स के नाम से जानते हैं और स्टैटिन्स रेगुलरली उन्हें लेना है। स्टैटिन्स हम इसलिए देते हैं कि एक फंक्शन उसका है कि वो जो हमारे शरीर नाड़ियों की बीमारियों में जो जख्म होती है उसको वो हीलिंग करता है, और दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमारे शरीर में कम करता है। कम करने का मतलब ये है कि एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशो वो मेंटेन करता है, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा ना हो। दूसरा ग्रुप है वो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको कोई हृदय की नाड़ियों का या मस्तिष्क की नाड़ियों की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि उनको ज़्यादा संभावना है कि हृदय की नाड़ियों की और मस्तिष्क की नाड़ियों की बीमारी हो सकती है। वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? पहला है डायबिटीज़, दूसरा है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, यानी घर में माँ बाप को या बाप दादा को किसी को हृदय की या मस्तिष्क की बीमारी है। तीसरा है स्मोकिंग, यानी कि अगर वो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, अगर उनको किसी स्ट्रेसफुल जॉब में है, यानी तनाव भरा जॉब है। पांचवा है हाई ब्लड प्रेशर। छठवा है मोटापा। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है और अगर इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो इनको इलाज की ज़रूरत है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो दवाइयाँ यानी कि स्टैटिन्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर बॉर्डरलाइन है तो ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, यानी जीवन शैली की कुछ चेंजेस करके, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो करके अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ये अगर वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है उनको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो इन्हें एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा ग्रुप है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको कोई कार्डियोवैस्कुलर या सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी नहीं है और ना ही उन्हें कोई रिस्क फैक्टर्स है। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस से यानी कि जीवन शैली में हमें क्या बदलाव करना चाहिए और वो बदलाव करके हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रख सकते हैं। जो बदलाव मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो आहार, व्यायाम, निद्रा, तनाव और तंबाकू का सेवन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो उनका बगैर दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेते हैं उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये जो स्टैटिन्स है इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है और इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स घातक साबित हो सकते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। स्टैटिन्स के कॉम्प्लिकेशन का एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया है और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको जो 5 कॉम्प्लिकेशन है स्टैटिन्स के वो भी बताता हूँ। पहला है
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, यानी कि एसिडिटी, गैस होना, लिवर डिसफंक्शन होना। उसीलिए लिवर के टेस्ट हर 3 से 6 महीने में ज़रूर से कराना चाहिए जो लोग स्टैटिन्स पे है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है विटामिन डी की डेफिशिएंसीज। जो लोग स्टैटिन पे है उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा है डायबिटीज़। जिन लोगों को पहले डायबिटीज़ नहीं था उनको 6 महीने या साल भर के बाद ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराना चाहिए, क्योंकि स्टैटिन से कई लोगों को 30 से 35% लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। चौथा है न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि ब्रेन में कुछ कन्फ्यूजन सा होता है, यानी स्पेशली ये औरतों में ज़्यादा होता है और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनमें ज़्यादा पाया गया है। वो बार बार कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कई बार बिहेवियर ठीक से नहीं होता है और अपना नाम भूल जाते हैं, दूसरों का नाम भूल जाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन है जो सबसे घातक है, वो है मायोसाइटिस या मायोपैथी, जिसमें जो हमारे शरीर के जो बड़े मसल्स हैं, स्पेशली जो पैर के मसल्स हैं, वो एकदम से दर्द करने लगते हैं और उनमें वीकनेस आता है और ये बढ़ते ही चला जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि अगर आपके पैरों के मसल में दर्द होता है या वीकनेस आती है और अगर आप स्टैटिन्स पे हो तो कृपा करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए स्टैटिन्स बंद करनी पड़े। तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इस पे बड़ा ध्यान दिया जाए। इस आखिरी वीडियो में मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल का, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम किस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं, और अगर हम दवाइयों पे है कोलेस्ट्रॉल की तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि जो लोग स्टैटिन्स पे है वो कृपा करके अपने सिम्टम्स पे ध्यान दें और हर 6 महीने में या साल भर में एक बार लिवर की फंक्शन की टेस्ट ज़रूर कराइए। इसके अलावा अपने बाकी कोई भी सिम्टम्स अगर आपको होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज तुरंत करवाइए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।